स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है भीष्म सहानी की कहानी ओ हरामजादे। घुमक्कड़ी के दिनों में मुझे खुद मालूम न होता कि कब किस घाट पर जा लगूंगा। किसी भूमध्य सागर के तट पर भूली बिसरी किसी सभ्यता के खंडहर देख रहा होता, तो कभी यूरोप के किसी नगर की जनाकीर्ण सड़कों पर घूम रहा होता। दुनिया बड़ी विचित्र पर साथ ही अबोध और अगम्य लगती। जान पड़ता जैसे मेरी ही तरह वो भी बिना किसी धुरे के निरुद्देश्य घूम रही है। ऐसे ही एक बार मैं यूरोप के दूरवर्ती इलाके में जा पहुंचा। एक दिन दोपहर के वक्त होटल के कमरे से बाहर निकलकर मैं खाड़ी के किनारे बेंच पर बैठा आती जाती नावों को देख रहा था, जब मेरे पास से गुजरते हुए एक अधेड़ उम्र की महिला ठिठक कर खड़ी हो गई। मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने समझा उसे किसी दूसरे चेहरे का मुगालता हुआ होगा, पर वो और निकट आ गई। क्या तुम भारत से आए हो? उसने धीरे से बड़ी शिष्ट मुस्कान के साथ पूछा। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं देखते ही समझ गई थी कि तुम जरूर हिंदुस्तानी हो। और वो अपना बड़ा सा थैला बेंच पर रखकर मेरे पास ही बैठ गई। नाटे कद की बोझिल से शरीर की महिला बाजार से सौदा खरीद के लौट रही थी। खाड़ी के नीले जल जैसी ही उसकी आंखें थी। इतनी साफ नीली आंखें केवल छोटे बच्चों की होती है। इस पर साफ गोरी त्वचा, पर खिचड़ी हो रहे थे उसके बाल, और चेहरे पर हल्की हल्की रेखाएं उतर आई थी, जिनके जाल से खाड़ी हो या रेगिस्तानी कभी कोई नहीं बच सकता। अपना खरीदारी का थैला बेंच पर रखकर वो मेरे पास तनिक सुस्ताने के लिए बैठ गई। वो अंग्रेज नहीं थी, पर टूटी फूटी अंग्रेजी में अपना मतलब अच्छी तरह से समझा लेती थी। मेरा पति भारत का रहने वाला है और इस वक्त वो घर पर है। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस आदि देशों में तो हिंदुस्तानी लोग बहुत मिल जाते हैं, वहीं पर सैकड़ों बस भी गए हैं, लेकिन यूरोप के इस दूर दराज के इलाके में कोई हिंदुस्तानी क्यों भला आकर रहने लगा होगा? कुछ कौतूहलवश और कुछ वक्त काटने की इच्छा से मैं तैयार हो गया। हाँ, चलिए, मैं जरूर मिलना चाहूंगा। और हम दोनों उठ खड़े हुए। सड़क पर चलते हुए मेरी नजर बार बार उस महिला के गोल मटोल शरीर पर चली जाती। उस हिंदुस्तानी ने इस औरत में क्या देखा होगा जो घर बार छोड़कर यहां पर इसके साथ बस गया? संभव है कि जवानी में चुलबुली और नटखट रही होगी। इसकी नीली आंखों ने कहर ढाए होंगे। हिंदुस्तानी मरता ही नीली आंखों और गोरी चमड़ी पर ही है, पर अब तो समय उस पर कहर ढाने लगा था। 50-55 की रही होगी। थैला उठाए हुए उसका सांस बार बार फूल रहा था। कभी उसे एक हाथ में उठाती तो कभी दूसरे हाथ में। मैंने थैला उसके हाथ से ले लिया और हम बतियाते हुए उसके घर की ओर जाने लगे। आप भी कभी भारत गई हैं? हाँ, मैं एक बार गई थी लाल के साथ, पर इसे अब लगता है कि 20 बरस बीत चुके हैं। लाल साहब तो आते जाते रहते होंगे ना? महिला ने खिचड़ी बालों वाला अपना सिर झटक कर कहा। नहीं, वो भी नहीं गया। इसीलिए वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। यहां हिंदुस्तानी बहुत कम आते हैं। तंग सीढ़ियां चढ़कर हम एक फ्लैट में पहुंचे। अंदर रोशनी थी और एक खुला सा कमरा, जिसकी चारों दीवारों के साथ किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां रखी हुई थी। दीवार पर जहां कहीं कोई टुकड़ा खाली मिला था, वहां तरह तरह के नक्शे
और मानचित्र टांग दिए गए थे। उसी कमरे में दूर खिड़की के पास वाले कमरे में काले रंग का सूट पहने, सांवले रंग और उड़ते सफेद बालों वाला एक हिंदुस्तानी बैठा हुआ कोई पत्रिका बांच रहा था। लाल, सुनो लाल, देखो तो कौन आया है, इनसे मिलो। तुम्हारे एक देशवासी को जबरदस्ती खींच कर लाई हूं। महिला ने हंसकर कहा। वो उठ खड़ा हुआ और जिज्ञासा और कौतूहल से मेरी ओर देखता हुआ वो आगे बढ़ा। आइए आइए, बड़ी खुशी हुई। मुझे लाल कहते हैं। मैं यहां पर इंजीनियर हूं और मेरी पत्नी ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जो आपको साथ ले आई। ऊंचे लंबे कद का आदमी निकला। ये कहना कठिन था कि भारत के किस हिस्से से आया है। शरीर का बोझिल और ढीला ढाला था। दोनों कनपटियों के पास सफेद बालों के गुच्छे से उगाए थे, जबकि सिर के ऊपर गिने चुने सफेद बाल उड़ रहे थे। दुआ सलाम के बाद हम बैठे ही थे कि उसने सवालों की झड़ी लगा दी। दिल्ली शहर तो बहुत बदल गया होगा ना? उसने बच्चों के से आग्रह के साथ पूछा। हाँ, बदल गया है। आप कब थे दिल्ली में? मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूं। यूं लड़कपन में बहुत बार दिल्ली गया हूं, लेकिन मैं रहने वाला पंजाब का हूं, जालंधर का। जालंधर तो कहाँ है आपको पता होगा ना? मैं स्वयं पंजाब का रहने वाला हूं। किसी जमाने में जालंधर में बहुत रह चुका हूं। मेरे कहने की देर थी कि वो आदमी उठ खड़ा हुआ और लपक कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ओ लाजम, तू बोलना नहीं है जे जालंधर दा रहने वाला है। मैं सकुचा गया। ढीले ढाले बुजुर्ग को यूं उत्तेजित होता देखकर मुझे अटपटा सा लगा, पर वो सिर से पांव तक पुलक उठा था। इसी उत्तेजना में वो आदमी मुझे छोड़कर तेज तेज चलता हुआ पिछले कमरे की ओर चला गया और थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ, जो इसी बीच थैला उठाए अंदर चली गई थी। हेलन, ये आदमी जालंधर से आया है, मेरे शहर से। तुमने बताया ही नहीं। उत्तेजना के कारण उसका चेहरा दमकने लगा था और बड़ी बड़ी आंखों के नीचे गुमड़ों में नमी आ गई थी। मैंने ठीक किया ना? महिला कमरे में आते हुए बोली। उसने इस बीच एप्रन पहन लिया था और रसोई घर में काम करने लग गई थी। बड़ी शालीन स्निग्ध नजर से उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर वैसी शालीनता झलक रही थी जो दसियों वर्ष तक शिष्टाचार निभाने के बाद स्वभाव का अंग बन जाती है। वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। लाल मुझे भारत में जगह जगह घुमाने ले गया था। आगरा, बनारस, कलकत्ता, हम बहुत घूमे थे। वो बुजुर्ग इस बीच टकटकी बांधे मेरी ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों में वही रोमानी किस्म का देश प्रेम झलकने लगा जो देश के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों की आंखों में अपने किसी देशवासी से मिलने पर चमकने लगता है। हिंदुस्तानी पहले तो अपने देश से भागता है और बाद में उसी हिंदुस्तानी से मिलने के लिए तरसने लगता है। भारत छोड़ने के बाद आप बहुत दिन से भारत नहीं गए, आपकी श्रीमती जी बता रही थी। भारत के साथ आपका संपर्क तो रहता ही होगा ना? और मेरी नजर किताब से ठसाठस भरी अलमारियों पर पड़ी। दीवारों पर टंगे अनेक मानचित्र भारत के ही मानचित्र थे। उसकी पत्नी अपनी भारत यात्रा को याद करके कुछ अनमनी सी हो गई। एक छाया सी मानो उसके चेहरे पर डोलने लगी। लाल के कुछ मित्र और संबंधी अभी भी जालंधर में रहते हैं। कभी कभी उनका खत आ जाता है। फिर हंसकर बोली, उनके खत पढ़ने के लिए ये मुझे नहीं देता है, कमरा अंदर से बंद करके उन्हें पढ़ता है। तुम क्या जानो कि मुझे उन खतों से क्या मिलता है? लाल ने भावुक होते हुए कहा। इस पर उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई। तुम लोग जालंधर के गलियों में घूमो, मैं जाकर चाय का प्रबंध करती हूं। उसने हंस के कहा
और उन्हीं कदमों से रसोई की ओर घूम गई। भारत के प्रति उस आदमी की अत्यधिक भावुकता को देखकर मुझे अचंभा भी हो रहा था। देश के बाहर दशाब्दियों तक रह चुकने के बाद भी आदमी बच्चों की तरह भावुक हो सकता है, मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। मेरे एक मित्र को भी आप ही की तरह भारत से बड़ा लगाव था। मैंने आवाज को हल्का करते हुए मजाक के लहजे में कहा, वो भी बरसों तक देश के बाहर रहता रहा। उसके मन में ललक उठने लगी कि कब मैं फिर से अपने देश की धरती पर पांव रख पाऊंगा। कहते हुए मैं क्षण भर के लिए ठिठका। मैं जो कहने जा रहा हूं शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलता चला गया। कुछ वर्षों बाद सचमुच एक दिन टिकट कटवाकर वो हवाई जहाज से दिल्ली जा पहुंचा। उसने ये किस्सा मुझे खुद सुनाया था। हवाई जहाज से उतरकर वो बाहर आया। हवाई अड्डे की भीड़ में खड़े खड़े वो नीचे की ओर झुका और बड़े श्रद्धा भाव से भारत की धरती को स्पर्श करने के बाद खड़ा हुआ तो देखा कि बटुआ ही गायब था। बुजुर्ग अभी भी मेरी ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों के भाव में एक तरह की दूरी आ गई थी, जैसे अतीत की अंधियारी खो में से दो आंखें मुझ पर लगी हो। उसने झुककर स्पर्श किया, यही बड़ी बात है। उसने धीरे से कहा, दिल की साथ तो पूरी कर ली। मैं सकुचा गया। मुझे अपना व्यवहार भोंडा सा लगा, लेकिन उसकी सनक के प्रति मेरे दिल में गहरी सहानुभूति हो रही हो ऐसा भी नहीं था। वो अभी भी मेरी ओर बड़े स्नेह से देखे जा रहा था। फिर सहसा उठ खड़ा हुआ। ऐसे मौके तो रोज रोज नहीं आते, इसे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। और पीछे जाकर एक अलमारी में से कोन्याक शराब की बोतल और 2 शीशे के जाम उठा लाया। जाम में कोन्याक उडेली गई और वो मेरे साथ बगलगीर हुआ और हमने इस अनमोल घड़ी के नाम जाम टकराए। आपको चाहिए कि आप हर तीसरे चौथे साल भारत की यात्रा पर जाया करें, इससे मन भरा रहता है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। हाँ, एक बार गया था, लेकिन तभी से निश्चय कर लिया कि अब कभी भारत नहीं जाऊंगा। शराब के 2-1 जाम के बाद वो खुलने लगा था और उसकी भावुकता में एक प्रकार की आत्मीयता का पुट भी आने लगा था। मेरे घुटने पर हाथ रखकर बोला, मैं घर से भाग कर आया था। तब मैं बहुत छोटा था। इस बात को अब लगभग 40 साल होने को हैं। वो थोड़ी देर के लिए पुरानी यादों में खो गया, पर फिर अपने को झटका सा देकर वर्तमान में लौटा लाया। जिंदगी में कभी कोई बड़ी घटना जिंदगी का रुख नहीं बदलती। हमेशा छोटी तुच्छ सी घटनाएं जिंदगी का रुख बदल देती हैं। मेरे भाई ने केवल मुझे डांटा था कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, आवारा घूमते रहते हो, पिताजी का पैसा बर्बाद करते हो। और मैं उसी रात घर से भाग गया था। कहते हुए उसने फिर से मेरे घुटने पर हाथ रखा और बड़ी आत्मीयता से बोला, अब सोचता हूं वो एक बार नहीं 10 बार भी मुझे डांटता तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता। कम से कम कोई डांटने वाला तो था। कहते कहते उसकी आवाज लड़खड़ा गई। बाद में मुझे पता चला कि मेरी मां जिंदगी के आखिरी दिनों तक मेरा इंतजार करती रही और मेरा बाप हर रोज 11 बजे जब डाके के आने का वक्त होता तो वो घर के बाहर चबूतरे पर आकर खड़ा हो जाता और इधर मैंने ये दृढ़ निश्चय कर रखा था कि जब तक मैं कुछ बन न जाऊं घर वालों को खत नहीं लिखूंगा। एक क्षीण सी मुस्कान उसके होठों पर आई और बुझ गई। फिर मैं भारत गया। ये लगभग 15 साल बाद की बात रही होगी। मैं बड़े मंसूबे बांध कर गया था। उसने फिर जाम भरे और अपना किस्सा सुनाने के लिए मुंह खोला ही था
कि चाय आ गई। नाटेकत की उसकी गोल मटोल पत्नी चाय की ट्रे उठाए मुस्कुराते हुए चली आ रही थी। उसे देखकर मन में फिर से सवाल उठा, क्या ये महिला जिंदगी का रुख बदलने का कारण बन सकती है? चाय आ जाने पर वार्तालाप में औपचारिकता आ गई। जालंधर में हम माई हीरा के दरवाजे के पास रहते थे ना? तब तो जालंधर बड़ा टूटा फूटा सा शहर था। क्यों हनी, तुम्हें याद है कि जालंधर में हम कहाँ रहते थे? मुझे गलियों के नाम तो मालूम नहीं लाल, लेकिन इतना याद है कि सड़कों पर कुत्ते घुमा करते थे और नालियां बड़ी गंदी सी थी। मेरी बड़ी बेटी, तब वो 1.5 साल की थी, मक्खी को देखकर डर गई थी। पहले कभी उसने मक्खी नहीं देखी थी। वहीं पर हमने पहली बार गिलहरी को भी देखा था। गिलहरी उसके सामने लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गई तो वो भागती हुई मेरे पास दौड़कर आई थी। और क्या था वहां? हाँ, हम लाल के पुश्तैनी घर में रहे थे। चाय पीते समय हम इधर उधर की बातें करते रहे, भारत की अर्थव्यवस्था की, नए नए उद्योग धंधों की। और मुझे लगा कि देश से दूर रहते हुए भी यह आदमी देश की गतिविधियों से बहुत परिचित है। मैं भारत में रहते हुए भी भारत के बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन आप भारत से दूर हैं पर भारत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसने मेरी ओर देखा और हौले से मुस्कुरा कर बोला, तुम भारत में रहते हो, यही बड़ी बात है। मुझे लगा जैसे सब कुछ रहते हुए भी एक अभाव सा इस आदमी के दिल को अंदर ही अंदर चाटता रहता है। एक खालीपन, जिसे जीवन की उपलब्धियां और आराम आसाइश कुछ भी नहीं पाट सकता। जैसे रह रह कर कोई जख्म सा रिसने लगता हो। सहसा उसकी पत्नी बोली, लाल ने अभी तक अपने को इस बात के लिए माफ नहीं किया है कि उसने मेरे साथ शादी क्यों बनाई। हेलन, मैं अटपटा सा महसूस करने लगा। मुझे लगा जैसे भारत को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा उठ खड़ा होता होगा, और जैसे इस विषय पर झगड़ते हुए ही ये लोग बुढ़ापे की दहलीज तक आ पहुंचे। मन में आया कि मैं फिर से भारत की बुराई करूं ताकि ये सज्जन अपनी भावुक परिकल्पनाओं से छुटकारा पाए, लेकिन ये कोशिश बेसूद थी। सच कहती हूं, उसकी पत्नी कहे जा रही थी, इसे भारत में शादी करनी चाहिए थी तो ये बहुत खुश रहता। मैं तो अब भी कहती हूं कि ये भारत चला जाए और मैं अलग यहां रहती रहूंगी। हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। वो बड़ी संतुलित निर्लिप्त आवाज में कही जा रही थी। उसकी आवाज में न शिकायत का स्वर था न क्षोभ का, मानो अपने पति के ही हित की बात बड़े तर्क संगत और सुनिश्चित ढंग से कह रही हो। पर मैं जानती हूं ये वहां पर भी सुख से नहीं रह पाएगा। अब तो वहां की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वहां पर अब इसका बैठा कौन है? मां रही न बाप। भाई ने मरने से पहले पुराना पुश्तैनी घर भी बेच दिया। हेलन प्लीज, बुजुर्ग ने वास्ता डालने के लहजे से कहा। अब की बार मैंने स्वयं इधर उधर की बातें छेड़ दी। पता चला कि उसकी 2 बेटियां हैं जो इस समय घर पर नहीं थीं। बड़ी बेटी बाप की ही तरह इंजीनियर बनी है, जबकि छोटी बेटी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। दोनों बड़ी समझदार और प्रतिभा संपन्न हैं, युवतियां हैं। क्षण भर के लिए मुझे लगा कि मुझे इस भावुकता की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, इसे सनक से ज्यादा नहीं समझना चाहिए, जो इस आदमी को कभी कभी परेशान करने लगती है जब अपने वतन का कोई आदमी इससे मिलता है। चले जाने के बाद भावुकता का ये ज्वार उतर जाएगा और ये फिर से अपने दैनिक जीवन की पटरी पर आ जाएगा। आखिर चाय का दौर खत्म हुआ और हमने सिगरेट सुलगाया। कोन्याक का दौर अभी भी थोड़े थोड़े वक्त के बाद चल रहा था।
कुछ देर सिगरेटों सिगारों पर चर्चा चली। इसी बीच उसकी पत्नी चाय के बर्तन उठाकर किचन की ओर बढ़ गई। हाँ, तो आप बता रहे थे कि कोई छोटी सी घटना थी। वो क्षण भर के लिए ठिठका, फिर सिर टेढ़ा करके मुस्कुराने लगा। तुम अपने देश से ज्यादा देर बाहर नहीं रहे ना, इसलिए नहीं जानते कि परदेश में दिल की कैफियत क्या होती है। पहले कुछ साल तो मैं सब कुछ भूले रहा। भारत से निकले 10-12 साल बाद भारत की याद रह रह कर मुझे सताने लगी। मुझ पर एक जुनून सा तारी होने लगा। मेरे व्यवहार में भी एक बचपना सा आने लगा। मैं कभी कभी कुर्ता पजामा पहनकर सड़कों पर घूमने लगता, ताकि लोगों को पता चले कि मैं हिंदुस्तानी हूं, भारत का रहने वाला हूं। कभी जोधपुरी चप्पल पहन लेता जो मैंने लंदन से मंगवाई थी। लोग सचमुच बड़े कौतूहल से मेरी चप्पल की ओर देखते और मुझे बड़ा सुख मिलता। मेरा मन चाहता कि सड़कों पर पान चबाता हुआ निकलूं, धोती पहनकर चलूं। मैं सचमुच दिखाना चाहता था कि मैं भीड़ में खोया अजनबी नहीं हूं। मेरा भी कोई देश है, मैं भी कहीं का रहने वाला हूं। परदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी के दिल को जो बात सबसे ज्यादा सालती है वो ये कि वो परदेश में एक के बाद एक सड़क लांघता जाए और उसे कोई जानता तक नहीं, कोई पहचानता नहीं, जबकि अपने वतन पर हर तीसरा आदमी वाकिफ होता है। दिवाली के दिन मैं घर में मोमबत्तियां जला लेता था, हेलन के माथे पर बिंदी लगाता, उसकी मांग में लाल रंग भरता। मैं इस बात के लिए तरस तरस जाता कि रक्षा बंधन का दिन हो और मेरी बहन अपने हाथों से मुझे राखी बांधे और कहे, जुग जुग जिए मेरा वीर। मैं वीर शब्द सुनने के लिए तरस तरस जाता। आखिर मैंने भारत जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा मैं हेलन को भी साथ ले चलूंगा और अपनी 1.5 बरस की बच्ची को भी। हेलन को भारत की सैर कराऊंगा और यदि उसे भारत पसंद आया तो वहीं छोटी मोटी नौकरी करके रह जाऊंगा। पहले तो हम भारत में घूमते घामते रहे, दिल्ली, आगरा, बनारस। मैं एक एक जगह बड़े चाव से इसे दिखाता और इसकी आंखों में उसकी प्रतिक्रिया को देखता। इसे कोई जगह पसंद होती तो मेरा दिल गर्व से भर उठता। फिर हम जालंधर गए। कहते ही वो आदमी फिर से अनमना सा होकर नीचे की ओर देखने लगा और चुपचाप सा हो गया। मुझे लगा जैसे वो मन ही मन दूर कहीं अतीत में खो गया है और खोता चला जा रहा है। पर सहसा उसने कंधे झटक दिए और फर्श की ओर आंखें लगाए ही बोला। जालंधर में पहुंचते ही मुझे घोर निराशा हुई। फटीचर सा शहर, लोग जरूरत से ज्यादा काले और दुबले, सड़कें टूटी हुई, सभी कुछ जाना पहचाना था, लेकिन बड़ा छोटा छोटा सा और टूटा फूटा। क्या यही मेरा शहर है जिसे मैं हेलेन को दिखाने लाया हूं? हमारा पुश्तैनी घर जो बचपन में मुझे बड़ा बड़ा और शानदार लगा करता था, पुराना और सिकुड़ा हुआ था। माँ बाप बरसों पहले ही मर चुके थे। भाई प्यार से मिला, लेकिन उसे लगा जैसे मैं जायदाद बांटने आया हूं और वो पहले दिन से ही खिंचा खिंचा रहने लगा। छोटी बहन की 10 बरस पहले शादी हो चुकी थी और वो मुरादाबाद में जाकर रहने लगी थी। क्या मैं विदेशों में बैठा इसी नगर के स्वप्न देखा करता था? क्या मैं इसी शहर को पाने के लिए बरसों से तरसता रहा हूं? जान पहचान के लोग बूढ़े हो चुके थे। गली के सिरे पर कुबड़ा हलवाई बैठा करता था, अब वो पहले से भी ज्यादा पिचक गया था और दुकान में चौकी पर बैठने के बजाय दुकान के बाहर खाट पर उकड़ू बैठा था। गलियां बोसीदा सोई हुई थी। मैं हेलेन को क्या दिखाने लाया हूं? 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। कभी मैं शहर से बाहर खेतों में चला जाता, कभी गली बाजार में घूमता, पर दिल में कोई स्फूर्ति नहीं, कोई उत्साह नहीं। मुझे लगा
जैसे मैं किसी पराई नगर में पहुंच गया हूं। तभी एक दिन बाजार में जाते हुए मुझे अचानक एक ऊंची सी आवाज सुनाई दी, अरे ओ हरामजादे। मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। ये हमारे शहर की परंपरागत गाली थी, जो 24 घंटे हर शहरी की जुबान पर रहती थी। केवल इतना भर मन में विचार उठा कि शहर तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन चलो उसकी तहजीब ज्यों की त्यों कायम है। ओ हरामजादे, अपने बाप की तरफ देखता भी नहीं। मुझे लगा जैसे कोई मुझे ही संबोधन कर रहा है। मैंने घूम कर देखा। सड़क के उस पार साइकिल की दुकान के चबूतरे पर खड़ा एक आदमी मुझे ही बुला रहा था। मैंने ध्यान से देखा। काली काली फनियर मूछों, सपाट गंजे सिर और आंखों पर लगे मोटे चश्मे के बीच एक आकृति सी उभरने लगी। मैंने फिर झट से उसे पहचान लिया। वो तिलकराज था, मेरा पुराना सहपाठी। हरामजादे, अब बाप को भी नहीं पहचानता है। दूसरे क्षण हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। ओ हरामदे, बाहर के गया तू तो साहब बन गया। तेरी साहिबा विच में। और उसने मुझे जमीन पर से उठा लिया। मुझे डर था कि वो सचमुच ही मुझे जमीन पर न पटक दे। दूसरे ही क्षण हम एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे। मुझे लड़कपन का मेरा दोस्त मिल गया था। तभी सहसा मुझे लगा जैसे जालंधर मिल गया है, मुझे मेरा वतन मिल गया है। अभी तक मैं अपने शहर में अजनबी सा घूम रहा था। तिलक राज से मिलने की देरी थी कि मेरा सारा परायापन जाता रहा। मुझे लगा जैसे मैं यहीं का रहने वाला हूं। मैं सड़क पर चलते किसी भी आदमी से बात कर सकता हूं, झगड़ सकता हूं। हर इंसान कहीं का बनकर रहना चाहता है। अभी तक मैं अपने शहर में लौटकर भी परदेसी था। मुझे किसी ने पहचाना नहीं था, अपनाया नहीं था। ये गाली मेरे लिए वो तंतु थी, सोने की वो कड़ी थी, जिसने मुझे मेरे वतन से, मेरे लोगों से, मेरे बचपन से और मेरे लड़कपन से फिर से जोड़ दिया था। तिलकराज की और मेरी हरकतों में बचपन था, बेवकूफी थी, पर उस वक्त वही सत्य था और उसकी सत्यता से आज भी मैं इनकार नहीं कर सकता। दिल दुनिया के सच बड़े भोंडे पर बड़े गहरे और सच्चे होते हैं। चल कहीं बैठकर चाय पीते हैं, तिलकराज ने फिर गाली देकर कहा। वो पंजाबी दोस्ती क्या, जो गाली देकर फक्कड़ तोलकर बलगीर न हो जाए। हम दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले खरामा खरामा माई हीरा के दरवाजे की ओर जाने लगे। मेरी चाल में पुराना अलसाव आ गया। मैं जालंधर की गलियों में यूं घूमने लगा जैसे कोई जागीरदार अपनी जागीर में घूमता है। मैं पुलक पुलक रहा था। किसी किसी वक्त मन से ये आवाज उठती कि तुम यहाँ के नहीं हो, पराए हो, परदेसी हो, पर मैं अपने पैर और भी जोर से पटक पटक कर चलने लगता। अरे बता ना, चुच्चा हलवाई अभी भी यहीं पर बैठता है क्या? और नहीं तो क्या, तू हमें धोखा देकर गया है, और लोगों ने तो धोखा नहीं दिया। इसी अल्हड़पन से एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हम किसी जमाने में इन्हीं सड़कों पर घुमा करते थे। तिलकराज के साथ मैं लड़कपन में पहुंच गया था। उन दिनों का अलबेलापन महसूस करने लगा था। हम एक मैले कुचैले ढाबे पर जा पहुंचे। वही मक्खियों और मैल से अटा गंदा मेज, पर मुझे परवाह नहीं थी। ये मेरे जालंधर के ढाबे का मेज था। उस वक्त मेरा दिल करता कि हेलन मुझे इस स्थिति में आकर देखे, तब वो मुझे जान लेगी कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, कि दुनिया में एक कोना ऐसा भी है जिसे मैं अपना कह सकता हूं। ये गंदा ढाबा, ये धुआंधारी फटीचर खो। ढाबे से निकलकर हम देर तक सड़कों पर मटर गश्ती करते रहे, यहां तक कि थक कर चूर हो गए। वो इसी तरह मुझे अपने घर के सामने तक ले गया, जैसे लड़कपन में मैं उसके साथ चलता हुआ उसे उसके घर तक छोड़ने जाता था, फिर वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने आता था। तभी उसने कहा,
देख सुन ले, कल रात का खाना तुम मेरे घर पर खाओगे, और अगर इनकार किया तो साले यहीं तुझे गले से पकड़कर नाली में घुसेड़ दूंगा। आऊंगा, मैंने झट से कहा। और हाँ, अपनी मैम को भी लेकर आना। 8 बजे मैं तेरी राह देखूंगा, और अगर नहीं आया तो साले। और पुराने दिनों की ही तरह उसने पहले हाथ मिलाया और फिर घुटना उठाकर मेरी जांघ पर दे मारा। यही हमारा विदा होने का ढंग हुआ करता था। जो पहले ऐसा कर जाए कर जाए। मैंने भी उसे गले से पकड़ लिया और नीचे गिराने का अभिनय करने लगा। ये स्वांग था। मेरी जालंधर की सारी यात्रा ही छलावा थी। कोई भावना मुझे हाके चली जा रही थी और मैं इस छलावे में ही खोए रहना चाहता था। दूसरे रोज 8 बजते न बजते हेलेन और मैं उसके घर पर जा पहुंचे। बच्ची को हमने पहले ही खिला पिलाकर सुला दिया था। हेलेन ने अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनी, काले रंग का फ्रॉक जिस पर सुनहरी कसीदाकारी हो रही थी। कंधों पर नारंगी रंग का स्टॉल डाला और बार बार कहे जाती थी, तुम्हारा पुराना दोस्त है ना, तो मुझे बन संवर कर ही जाना चाहिए ना। मैं हाँ कह देता, पर उसके एक एक प्रसाधन पर वो और भी ज्यादा दूर होती जा रही थी। न तो काला फ्रॉक और न बनाव सिंगार और न स्टॉल और न ही इत्र फुलेल ही जालंधर में सही बैठते थे। सच पूछो तो मैं चाहता भी नहीं था कि हेलेन मेरे साथ जाए। मैंने एक आध बार उसे टालने की कोशिश भी की, जिस पर वो बिगड़ कर बोली, वाह जी, तुम्हारा दोस्त हो और मैं उससे न मिलूं, फिर तुम मुझे यहां पर लाए ही क्यों हो। हम लोग तो ठीक 8 बजे उसके घर पहुंच गए, लेकिन उल्लू के पट्टे ने मेरे साथ धोखा किया। मैं समझे बैठा था कि मैं और मेरी पत्नी ही उसके साथ खाना खाएंगे, पर जब हम उसके घर पहुंचे तो उसने तो सारा जालंधर इकट्ठा कर रखा था। सारा घर मेहमानों से भरा था। तरह तरह के लोग बुलाए गए। मुझे बड़ी झेप हुई। अपनी ओर से वो मेरा शानदार स्वागत करना चाहता था, वो भी पंजाबी स्वभाव के अनुरूप ही। दोस्त बाहर से आए और वो उसकी खातिरदारी न करे। अपनी जमीन जायदाद बेचकर भी वो मेरी खातिरदारी करता। अगर उसका बस चलता तो वो बैंड बाजा भी बुला लेता। पर मुझे बड़ी कोफ्त हुई। जब हम पहुंचे तो बैठक वाला कमरा मेहमानों से भरा था। उनमें से अनेक मेरे परिचित भी निकल गए और मेरे मन में फिर हिलोर सी उठने लगी। पत्नी से मेरा परिचय कराने के लिए मुझे बैठक से वो रसोई घर की ओर ले गया। वो चूल्हे के पास बैठी कुछ तल रही थी। झट से उठ खड़ी हुई, दुपट्टे के कोनों से हाथ पहुंचते हुए आगे बढ़ाई। उसका चेहरा लाल हो रहा था और बालों की लट माथे पर झूल रही थी। ठेठ पंजाबिन, अपनत्व से भरी, मिलनसार, हंसमुख। उसे यूं उठते देखकर मेरा सारा शरीर झंझना उठा। मेरी भावज भी चूल्हे से उठकर ऐसे ही आया करती थी, ऐसे ही दुपट्टे के कोने से हाथ पहुंचती थी। मेरी बड़ी बहनें भी, मेरी माँ भी। पंजाबी महिला का सारा बाकपन, सारी आत्मीयता उसमें जैसे निखर निखर आई थी। किसी पंजाबिन से मिलना हो तो रसोई घर की दहलीज पर ही मिलो। मैं सराबोर हो उठा। वो सिर पर पल्ला ठीक करती हुई, लजाती हुई से मेरे सामने आ खड़ी हुई। भाभी, तेरा ये घर वाला तो पल्ले दर्जे का बेवकूफ है। तुम इसकी बातों में क्यों आ गई? इतना आडंबर करने की क्या जरूरत थी? हम लोग तो तुमसे मिलने आए हैं। फिर मैंने तिलकराज की ओर मुखातिब होकर कहा, उल्लू के पट्टे, तुझे मेहमान नवाजी करने को किसने कहा था? हरामी, क्या मैं तेरा मेहमान हूं? मैं तुझसे बाद में निपट लूंगा। उसकी पत्नी कभी मेरी ओर देखती तो कभी अपने पति की ओर। फिर धीरे से बोली, आप आए और हम खाना भी न करें? आपके पैरों से तो हमारा घर पवित्र हुआ है। वही वाक्य जो शताब्दियों से हमारी गृहिणियां मेहमानों से करती आ रही है।
फिर वो हमें छोड़कर सीधा मेरी पत्नी से मिलने चली गई और जाते ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी आत्मीयता से उसे खींचती हुई एक कुर्सी की ओर ले गई। वो यूं व्यवहार कर रही थी जैसे उसका भाग्य जागा हो। हेलन को कुर्सी पर बिठाने के बाद वो स्वयं नीचे फर्श पर बैठ गई। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रही थी और बेधड़क बोले जा रही थी। हर बार उनकी आंखें मिलती तो वो हंस देती। उसके लिए हेलन तक अपने विचार पहुंचाना कठिन था, लेकिन अपनी आत्मीयता और स्नेह भाव उस तक पहुंचाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई थी। उस शाम तिलकराज की पत्नी हेलन के आगे पीछे घूमती रही। कभी अंदर से कढ़ाई के कपड़े उठा लाती और एक एक करके हेलन को दिखाने लगती। कभी उसका हाथ पकड़कर उसे रसोई घर में ले जाती और उसे एक एक व्यंजन दिखाती कि उसने क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे बनाया है। फिर वो अपनी कुल्लू की शॉल उठा लाई और जब उसने देखा कि वो हेलन को पसंद आई है तो उसने वो उसके कंधे पर डाल दी। इस सारी आवभगत के बावजूद हेलन थक गई। भाषा की कठिनाई के बावजूद वो बड़ी शालीनता के साथ सभी से पेश आई, पर अजनबी लोगों के साथ आखिर कितनी देर तक कोई शिष्टाचार निभाए। अभी ड्रिंक ही चल रहे थे जब वो एक कुर्सी पर थक कर बैठ गई। जब मेरी नजर हेलन की ओर उठती तो वो नजर नीचे कर लेती, जिसका मतलब ये था कि मैं चुपचाप इस इंतजार में बैठी हूं कि कब तुम मुझे यहां से ले चलो। रात के 12 बजे के करीब पार्टी खत्म हुई और तिलकराज के यार दोस्त नशे में झूमते हुए अपने अपने घर जाने लगे। जब हम लोग भी जाने को हुए और हेलन भी उठ खड़ी हुई तो तिलकराज ने पंजाबी दस्तूर के मुताबिक कहा, बैठ जा, कोई जाना वाना नहीं है। नहीं यार, अब जाने दे, बहुत देर हो गई है। उसने फिर मुझे धक्का देकर कुर्सी पर फेंक दिया। कुछ हल्का हल्का सुरूर और कुछ पुरानी यादें। तिलकराज का प्यार और स्नेह, उसकी पत्नी का आत्मीयता से भरा व्यवहार, मुझे सब कुछ भला लग रहा था। सलवार कमीज पहने, बालों में जूड़ा बनाए, चूड़ियां खनकाती, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हुई तिलकराज की पत्नी मेरे लिए मेरे वतन का मुजस्मा बन गई थी। मेरे देश की समूची संस्कृति उसमें सिमट आई थी। मेरे दिल में कहीं गहरे में एक टीस सी उठी कि मेरे घर में भी कोई मेरे देश की महिला एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमा करती, उसकी हंसी गूंजती, मेरे ही देश के वो गीत गुनगुनाती। वर्षों से मैं उन बोलों के लिए तरस गया था जो बचपन में अपने घर में सुना करता था। हेलन से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मेरे लिए उसने क्या नहीं किया। उसने चपाती बनाना सीख लिया, दाल छौंकना सीख लिया। शादी के कुछ समय बाद ही वो मेरे मुंह से सुने गीत टप्पे भी गुनगुनाने लगी थी। कभी कभी सलवार कमीज पहनकर मेरे साथ घूमने निकल पड़ती। रसोई घर की दीवार पर उसने भारत का एक मानचित्र टांग दिया था, जिस पर अनेक स्थानों पर लाल पेंसिल से निशान लगा रखे थे कि जालंधर कहाँ है और दिल्ली कहाँ है और अमृतसर कहाँ है, जहाँ मेरी बड़ी बहन रहती थी। भारत संबंधी जो किताब मिलती वो उठा लाती। जब कभी कोई हिंदुस्तानी मिल जाता तो उसे आग्रह अनुरोध करके घर ले आती। पर उस समय मेरी नजर में ये सब बनावट था, नकली था, मुलम्मा था। इंसान क्यों नहीं विवेक और समझदारी के बल पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? क्यों सारा वक्त तरह तरह के अरमान उसके दिल को मत्ते रहते हैं? फिर मैंने आग्रह से पूछा। उसने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे की मांसपेशियों में हल्का सा कंपन हुआ। वो मुस्कुराकर कहने लगा, तुम्हें क्या बताऊं? तभी मैं एक भूल कर बैठा। हर इंसान कहीं न कहीं पागल होता है और पागल बना रहना चाहता है। जब मैं विदा होने लगा और तिलकराज कभी मुझे गलबैयां देकर और कभी धक्का देकर बिठा रहा था और हेलन भी पहले से दरवाजे पर जा खड़ी हुई थी, तभी तिलकराज की पत्नी लपक कर रसोई की ओर से आई और बोली,
हाय, आप लोग तो जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खास आपके लिए सरसों का साग और मक्के की रोटियां बनाई है। मैं ठिठक गया। सरसों का साग और मक्की की रोटियां पंजाबियों का चहेता भोजन है। भाभी, तुम भी अब कह रही हो? पहले तो अन्न शन्न खिलाती रही हो, और अब जब हम घर जाने लगे हैं तो मैं इतने लोगों के लिए कैसे मक्की की रोटियां बना सकती थी, अकेली जो बनाने वाली थी। मैंने आपके लिए थोड़ी सी बना दी थी। ये कहते हैं कि आपको सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत पसंद है। सरसों का साग और मक्की की रोटी? मैं चहक उठा और तिलकराज को संबोधन करके बोला, ओ हरामी, मुझे बताया क्यों नहीं? और उसी हिलोर में हेलन से कहा, आओ हेलन, भाभी ने सरसों का साग बनाया है, ये तो तुम्हें चखना ही होगा। हेलन खिंच उठी, पर अपने को संयत कर मुस्कुराती हुई बोली, मुझे नहीं, तुम्हें चखना होगा। फिर धीरे से कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूं, क्या ये साग कल नहीं खाया जा सकता? सरसों का साग, नाम से ही मैं बावला हो उठा था। उधर शराब का हल्का हल्का नशा भी तो था। अरे, भाभी ने खास हमारे लिए बनाया है, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। फिर बिना हेलन के उत्तर का इंतजार किए, साग है तो मैं रसोई घर में ही बैठकर खाऊंगा। मैंने बच्चों की तरह लाड से कहा, चल बे उल्लू के पट्टे, उतार जूते, दो हाथ और बैठ जा थाली के पास, एक ही थाली में खाएंगे। छोटा सा रसोई घर था। हमारे घर में भी ऐसा ही रसोई घर हुआ करता था, जहां माँ अंगीठी के पास रोटियां सेका करती और हम घर के बच्चे साझी थालियों में झुके लूक में तोड़ा करते थे। फिर एक बार चिर परिचित दृश्य मानो अतीत में से उभर कर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मैं आत्मविभोर होकर उसे देखे जा रहा था। चूल्हे के आग की लौ में तिलकराज की पत्नी के कान का झूमर चमक चमक जाता था। सोने के कांटे में लाल नगीना पंजाबियों को बहुत फबता है। इस पर हर बार तवे पर रोटी सेकने पर उसकी चूड़ियां खनक उठती और वो दोनों हाथों से गरम गरम रोटी तवे से उतारकर हंसते हुए हमारी थाली में डाल देती। ये दृश्य मैं बरसों से देख रहा था, और ये मेरे लिए किसी स्वप्न से अधिक सुंदर और हृदयग्राही था। मुझे हेलेन की भी सुध नहीं रही। मैं बिल्कुल भूल गया था कि बैठक में हेलन अकेली बैठी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे डर था कि अगर मैं रसोई घर से उठकर गया तो ये स्वप्न भंग हो जाएगा, ये सुंदरतम चित्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन तिलकराज की पत्नी उसे नहीं भूली थी। वो सबसे पहले एक तश्तरी में मक्की की रोटी और थोड़ा सा साग और उस पर थोड़ा सा मक्खन रखकर हेलन के लिए लेकर गई थी। बाद में भी एक दो बार बीच बीच में उठकर वो उसके पास कुछ न कुछ ले जाती रही। खाना खा चुकने पर जब हम रसोई घर से निकलकर बैठक में आए तो हेलन कुर्सी में बैठे बैठे सो गई थी और तिपाही पर मक्की की रोटी अछूती रखी थी। हमारे कदमों की आहट पाकर उसने आंखें खोली और उसी शालीन शिष्ट मुस्कान के साथ उठकर खड़ी हो गई। विदा लेकर जब हम लोग बाहर निकले तो चारों ओर सन्नाटा था। नुक्कड़ पर हमें एक तांगा मिल गया। तांगे में घूमे बरसों बीत चुके थे। मैंने सोचा हेलन को भी इसकी सवारी अच्छी लगेगी। पर जब हम लोग तांगे में बैठकर घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में हेलन बोली, कितने दिन और तुम्हारा विचार जालंधर में रहने का है? क्यों, क्या हुआ? अभी से उब गई क्या? आज तुम्हें परेशान किया ना मैंने? आई एम सॉरी। हेलन चुप रही, न हूं न हां। हम पंजाबी लोग सरसों के साग के लिए पागल हुआ रहते हैं। आज मिला तो मैंने सोचा जी भर के खाओ। तुम्हें कैसा लगा? सुनो, मैं सोचती हूं मैं यहां से लौट जाऊं। तुम्हारा जब मन आए तो चले आना। तुम ये क्या कह रही हो हेलन? क्या तुम्हें मेरे लोग पसंद नहीं?
भारत में आने पर मुझे मन ही मन कई बार ये ख्याल आया था कि अगर हेलन और बच्ची को साथ नहीं लाता तो मैं खुलकर घूम फिर सकता था, छुट्टी मना सकता था। पर मैं स्वयं ही बड़े आग्रह से उसे अपने साथ लाया था। मैं चाहता था कि हेलन मेरा देश देखे, मेरे लोगों से मिले, हमारी नन्ही बच्चे के संस्कारों में भारत के संस्कार भी जुड़ें, और यदि हो सके तो मैं भारत में ही छोटी मोटी नौकरी कर लूं। हेलन की शिष्ट संतुलित आवाज में मुझे रुलाई का सा भास हुआ। मैंने दुलार से उसे आलिंगन में भरने की कोशिश की। उसने धीरे से मेरी बाहों को परे हटा दिया। मुझे दूसरी बार उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें डाल देनी चाहिए थी, लेकिन मैं स्वयं तुनक उठा। तुम तो बड़ी डींग मारा करती हो कि तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता, और अभी बस 1 घंटे में ही कलाई खुल गई। तांगे में हिचकोले आ रहे थे। पुराना फटीचर सा तांगा था जिसके सब चुल ढीले थे। हेलन को तांगे में हिचकोले परेशान कर रहे थे। उबड़ खाबड़ गड्ढों से भरी सड़क पर हेलन बार बार संभल कर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं सोचती हूं कि मैं बच्चे को लेकर लौट जाऊंगी। मेरे यहां रहते हुए तुम लोगों से खुलकर नहीं मिल सकते। उसकी आवाज में औपचारिकता का वैसा ही पुट था जैसा सरसों के साग की तारीफ करते समय होगा। झूठी तारीफ और यहां झूठी सद्भावना। तुम खुद सारा वक्त गुमसुम बैठी रही हो। मैं इतने चाव से तुम्हें अपना देश दिखाने लाया हूं। तुम अपने दिल की भूख मिटाने आए हो, मुझे अपना देश दिखाने नहीं लाए। उसने स्थिर, समतल, ठंडी आवाज में कहा, और अब मैंने तुम्हारा देश देख लिया है। मुझे चाबुक सी लगी। इतना बुरा क्या है मेरे देश में जो तुम इतनी नफरत से उसके बारे में बोल रही हो? हमारा देश गरीब है तो क्या, है तो हमारा अपना। मैंने तुम्हारे देश के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हारी चुप्पी ही सब कुछ कह देती है। जितना तुम चुप रहती हो उतना ही ज्यादा विष घोलती हो। वो चुप हो गई। अंदर ही अंदर मेरा हीन भाव, जिससे उन दिनों हम सब हिंदुस्तानी ग्रस्त हुआ करते थे, छटपटाने लगा था। आक्रोश और तिलमिलाहट के उन क्षणों में भी मुझे अंदर ही अंदर कोई रोकने की कोशिश कर रहा था कि अब बात और आगे नहीं बढ़ाओ, बाद में तुम्हें अफसोस होगा। लेकिन मैं बेकाबू सा हुआ जा रहा था। अंधेरे में यह भी नहीं देख पाया कि हेलन की आंखें भर आई हैं और वो उन्हें बार बार पहुंच रही है। तांगा हिचकोले खाता बढ़ा जा रहा था और साथ साथ मेरी बौखलाहट भी बढ़ रही थी। आखिर तांगा हमारे घर के आगे जा खड़ा हुआ। हमारे घर की बत्ती जलती छोड़कर घर के लोग अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। कमरे में पहुंचकर हेलन ने फिर से एक बार कहा, तुम्हें किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। तुम उसके साथ बहुत खुश रहते। मेरे साथ तुम बंधे बंधे महसूस करते हो। हेलन ने आंख उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी नीली आंखें मुझे कांच की सी बनी लगी, ठंडी, कठोर, भावहीन। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें एक हिंदुस्तानी के साथ ब्याह नहीं करना चाहिए था? मुझ पर इस बात का क्यों दोष लगाती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बोली और पार्टीशन के पीछे कपड़े बदलने चली गई। दीवार के साथ एक और हमारी बच्ची पालने में सो रही थी। मेरी आवाज सुनकर वो कुनकुनाई। इस पर हेलेन झट से पार्टीशन के पीछे से लौट आई और बच्चे को थपथपाकर सुलाने लगी। बच्ची फिर से गहरी नींद में सो गई और हेलन पार्टीशन की ओर बढ़ गई। तभी मैंने पार्टीशन की ओर जाकर गुस्से से कहा, जब से भारत आए हैं आज पहले दिन कुछ दोस्तों से मिलने का मौका मिला है। तुम्हें वो भी बुरा लगता है? लानत है ऐसी शादी पर। मैं जानता था पार्टीशन के पीछे से कोई उत्तर नहीं आएगा। बच्ची सो रही हो तो हेलन कमरे में चलती भी दबे पांव थी। बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर वो उसी समतल आवाज में धीरे से बोली,
तुम्हें मेरी क्या परवाह, तुम तो मजे से अपने दोस्त की बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। हेलेन, मुझ में आग लग गई। क्या बक रही हो तुम? मुझे लगा जैसे उसने एक अत्यंत पवित्र, अत्यंत कोमल और सुंदर चीज को एक झटके से तोड़ दिया हो। तुम समझती हो मैं अपने मित्र की बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा था? मैं क्या जानूं कि तुम क्या कर रहे थे। जिस ढंग से तुम सारा वक्त उसकी ओर देख रहे थे, दूसरे ही क्षण में लपक कर पार्टीशन के पीछे जा पहुंचा और हेलेन के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। एक बार उसकी आंखें टेढ़ी होकर मेरी ओर उठी, पर वो चिल्लाई नहीं। थप्पड़ पड़ने पर उसका सिर पार्टीशन से टकराया था, जिससे उसकी कनपटी पर चोट लगी थी। मार लो, अपने देश में लाकर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, मैं नहीं जानती थी। उसके मुंह से ये वाक्य निकलने की देर थी कि मेरी टांगें लरच गई और सारा शरीर ठंडा पड़ गया। हेलन ने चेहरे पर से हाथ हटा लिए थे। उसके गाल पर थप्पड़ का गहरा निशान पड़ गया था। पार्टीशन के पीछे वो केवल समीज पहने सिर झुकाए हुए खड़ी थी, क्योंकि उसने फ्रॉक उतार दिया था। उसके सुनहरे बाल छितराकर उसके माथे पर फैले हुए थे। ये मैं क्या कर बैठा? ये मुझसे क्या हो गया? मैं आंखें फाड़कर उसकी ओर देखे जा रहा था और मेरा सारा शरीर निरुद्ध हुआ जा रहा था। मेरे मुंह से फटी फटी से एक हुंकार निकली, मानो दिल का सारा क्षोभ और दर्द अनुकूल शब्द न पाकर क्रंदन में ही छटपटाकर व्यक्त हो पाया हो। मैं पार्टीशन के पीछे से निकलकर बाहर आंगन में चला गया। ये मुझे क्या हो गया? यही एक वाक्य मेरे मन में बार बार चक्कर काट रहा था। इस घटना के 3 दिन बाद हमने भारत छोड़ दिया। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब लौटकर कभी नहीं आऊंगा। उस दिन जो जालंधर छोड़ा तो फिर कभी लौटकर नहीं गया। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। उसी वक्त रसोई घर से हेलन भी एप्रन पहने चली आई। सीढ़ियों की ओर से हंसने, चहकने और तेज तेज सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आ रही थी। जोर से दरवाजा खुला और हांफती हांफती 2 युवतियां, जो कि लाल साहब की बेटियां थीं, अंदर दाखिल हुई। दोनों ने बारी बारी से माँ और बाप के गाल चूमे, फिर झट से चाय की तिपाही पर केक के टुकड़े उठाकर हड़पने लगी। उसकी माँ भी कुर्सी पर बैठ गई और दोनों बेटियां दिन भर की छोटी बड़ी घटनाएं अपनी भाषा में सुनाने लगी। सारा घर उनकी चहकती आवाजों से गूंजने लगा। मैंने लाल की ओर देखा। उसकी आंखों में भावुकता के स्थान पर स्नेह उतर आया था। ये सज्जन भारत से आए हैं और ये भी जालंधर के रहने वाले हैं। बड़ी बेटी ने मुस्कुराकर मेरा अभिवादन किया, फिर चहक कर बोली, अंकल, जालंधर तो मैं भी गई हूं। अब तो बहुत कुछ बदल गया होगा ना? जब मैं वहां गई थी तब तो वो बहुत पुराना पुराना शहर था। क्यों माँ? और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। लाल का अतीत भले ही कैसा रहा हो, लेकिन उसका वर्तमान बड़ा समृद्ध और सुंदर था। वो मुझे मेरे होटल तक छोड़ने आया। खाड़ी के किनारे ढलती शाम के सायों में देर तक हम टहलते और बतियाते रहे। वो मुझे अपने नगर के बारे में बताता रहा, अपने व्यवसाय के बारे में, इस नगर में अपनी उपलब्धियों के बारे में। वो बड़ा समझदार और प्रतिभा संपन्न निकला। आते जाते अनेक लोगों के साथ उसकी दुआ सलाम हुई। मुझे लगा शहर में उसकी इज्जत है। और मैं फिर उसी उधेड़बुन में खो गया कि इस आदमी का वास्तविक रूप कौन सा था। जब वो यादों में खोया अपने देश के लिए छटपटा रहा था, या एक लब्ध, प्रतिष्ठित और सफल इंजीनियर जो कहाँ से आया और कहाँ आकर बस गया और अपनी मेहनत से अनेक उपलब्धियां हासिल की। विदा होते समय उसने मुझे फिर बाहों में भींच लिया और देर तक भींचे रहा, और मैंने महसूस किया
कि भावनाओं का ज्वार उसके अंदर फिर से उठने लगा और उसका शरीर फिर से पुलकने लगा। ये मत समझना कि मुझे कोई शिकायत है। जिंदगी मुझ पर बड़ी मेहरबान रही है। मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर शिकायत है तो अपने आप से। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो हंसकर बोला, हाँ, एक बात की चाह मन में अभी तक मरी नहीं है। इस बुढ़ापे में भी नहीं मरी है कि सड़क पर चलते हुए कभी अचानक से कहीं से आवाज आए, ओ हरामजादे, और मैं लपक कर उस आदमी को छाती से लगा लूं। कहते कहते उसकी आवाज फिर से लड़खड़ा गई। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।